36,000 स्कूलों को बंद किया। 36,000 स्कूल एक साल में जीआर लाके खत्म कर दिया। इसी प्रकार से ग्रामीण स्कूलों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आप बाजू के स्कूल में जाकर देखिए कि व्यवस्था कैसी है, उससे आपको पता चलेगा कि एक ही टीचर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक एक ही टीचर पढ़ाया जा रहा है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है। उन्हें चाहिए तो रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, मेडिकल हेल्थ चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, बोलने का, स्पीच देने का या बात रखने की अधिकार चाहिए। अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का अधिकार नहीं तो आम जनता का अधिकार क्या है? आज अगर आप उनके खिलाफ अगर कुछ बोल देते तो ईडी आपके घर आती है, ईडी घर नहीं आ रही तो आप जेल में जा रहे हो। कांग्रेस कहती है कि हम ये देंगे वो देंगे और बीजेपी देश को बेच रहा है। सिर्फ एक ही बात पे मुद्दा ये करते हैं कि रोजगार नहीं है और बीजेपी देश को बेचे जा रहा है। आप सुनिए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जौनपुर संसदीय सीट पर है और मैं आज कुछ युवाओं से बात करूंगा और युवा लड़कियों से बात करूंगा। मेरे साथ में श्रद्धा जुड़ी हुई है और उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो नवयुवक है और वो क्या सोचता है इस सरकार के बारे में लेकर और आने वाले दिनों के बारे में, तमाम उन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले श्रद्धा जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपके चैनल का भी धन्यवाद। श्रद्धा जी आप एज अ स्टूडेंट? मैंने अभी बीएससी का एग्जाम दिया, ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। अभी आगे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे। इस सरकार में एजुकेशन पर काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ला दी गई है। तमाम जो एम्स IITs या करने वाले विद्यार्थी हैं उनको कॉलेजेस से बैकआउट कराने का काम किया जा रहा है। आप देखोगे कि पहले बार्टी सिस्टम जहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ महाराष्ट्र में, वहाँ शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए विशेष योजना है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी स्कॉलरशिप से विदेश पढ़ने गए थे, उसी के नाम पर बार्टी का जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप देना बंद कर दिया, जो एक ऐसा जरिया था कि बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से देश विदेश में भी जाके PhD की डिग्रियां लेकर आते थे और अच्छा एजुकेशन बाद में उन्हें मिलने की वजह से अच्छी पैकेज, अच्छी सैलरी और देश का उद्धार होता था, उनका उद्धार होता था, परिवार का उद्धार होता था। ये सारी चीज़ें खत्म की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप डिटेल में पढ़े जो 300-400 पेजेस का है, अगर उसे बहुत अच्छे से पढ़ा जाए तो क्लस्टर लेवल का जो कॉलेज इकट्ठा करके और जो बच्चों का फंड देना चाहिए एजुकेशन के लिए, जो फंड देना चाहिए, क्योंकि भारत देश ऐसा देश है जिसमें 1% एजुकेशन के लिए फंड दिया जाता है, सिर्फ 1%। ये एजुकेशन फंड जो 1% भी था उसे भी आज इस तरीके से सिस्टम लाया गया है कि अगर मैंने कॉलेज में एडमिशन कराया भी तो आप अगर किसी कंपनी के मालिक हैं और मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आप अपना वर्कशॉप लेकर आएंगे और वो वर्कशॉप आप मुझे 3 या 4 हज़ार में बेचेंगे, जिसमें 30 आवर्स का कोर्स होगा। और जब तक मेरे पास ऐसे बहुत तमाम सर्टिफिकेट्स ना हो तो मैं आगे अगर जाऊँ प्राइवेट के लिए तो मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो मुझे एजुकेशन तो खरीदनी ही है, साथ में ये सर्टिफिकेट्स भी खरीदने का काम चालू है। आप मुंबई में पढ़ती हैं, काफ़ी हायर एजुकेशन भी वहाँ पर एजुकेशन सेंटर भी काफ़ी अच्छे हैं और बड़े भी लेवल पे हैं। जी, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई और अब मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि अगर मुंबई जैसे या बड़े कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, गांव के जो बच्चे हैं, हाँ, उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप सिंपल सा एजुकेशन सिस्टम देखने जाए तो भारत देश में स्टेट लेवल एजुकेशन है, ग्रामीण लेवल एजुकेशन है, स्टेट लेवल, CBSE लेवल, नेशनल लेवल, ऐसे तमाम अलग अलग लेवल पे एजुकेशन को डिवाइड किया। तो इक्वल एजुकेशन तो कहीं नहीं है। और रही बात गाँव की, तो गाँव में सारे बच्चे स्टेट लेवल का जो यूपी गवर्नमेंट पढ़ा रहा है वो पढ़ रहा है। अभी मैंने CBSE में पढ़ाई की क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और अगर मैंने CBSE में पढ़ाई की है, सारे जितने एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जो NCERT किताब है उसमें से आती है। तो स्टेट लेवल का जो बच्चा यहाँ का पढ़ा है वो कम्पीट ही नहीं कर पाता है। और हर बात अब रह चुकी है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना इन बच्चों की वश में नहीं है, वो इतना बेसिक ही क्लियर नहीं है इस तरीके से। और एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप बात करें तो 1.5-2.5 लाख रुपए देना पड़ता है क्लासेस में, अगर आप जाते हो तब जाके कहीं आप compete कर पाते हो। इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बनाया कि ये बच्चे चाहकर भी 10वीं फेल, 9वीं फेल होने के बाद, 12वीं फेल होने के बाद शहर की तरफ चले जाते हैं और गधे मजदूरी या फिर आप बोल सकते हैं एकदम 3rd ग्रेड की नौकरियां करने के लिए मजबूर हैं ये बच्चे। गांव में हमने कभी बहुत सारे गरीबों के लोगों से बात किया तो कुछ लोग सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि गरीबों की बच्चों की पढ़ाई जो है अब सरकार जो है ऐसी पॉलिसियां लेके आ रही है, उसे गरीब पढ़ नहीं पाएगा। आप मानते हैं इस बात? जी बिल्कुल। मैं आपको उदाहरण दूंगी, महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगी, वहाँ की जानकारी ज़्यादा रखती हूँ मैं, बचपन में ही गया है। तो 36,000 स्कूलों को बंद किया। 36,000 स्कूल एक साल में जीआर लाके खत्म कर दिया। इसी प्रकार से ग्रामीण स्कूलों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आप बाजू के स्कूल में जाकर देखिए कि व्यवस्था कैसी है, उससे आपको पता चलेगा कि एक ही टीचर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक एक ही टीचर पढ़ाया जा रहा है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है। सब्जेक्ट के लिए भी टीचर डिवाइड नहीं है, क्लासरूम्स के लिए भी टीचर डिवाइड नहीं है, स्टैंडर्ड्स के लिए टीचर डिवाइड नहीं है। तो आप समझिए कि उन बच्चों को कितना समय मिल रहा है टीचर का कि वो बच्चा पढ़ सके। और ट्यूशन तब होगा जब एजुकेटेड लोग यहाँ रहेंगे
तब वो ट्यूशन लेंगे। एजुकेटेड लोग तो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं बाहर, तो बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं। और जो लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर इतने पढ़े लिखे होते तो शायद गाँव में नहीं होते, बाहर कहीं जाकर कमाते रहते हैं। तो ये व्यवस्था है कि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, और टीचर्स को वैसे भी अलग कामों में लगा कर रखा जाता है। तो एजुकेशन जिस तरीके से देना चाहिए वो नहीं मिल रहा बच्चों को। मोदी जी अभी कुछ नया एक कानून लाए, उन्होंने कहना है कि अब 29 तक हम जो है राशन फ्री देंगे। क्या आपको ये सही लग रहा है? 29 तक देखिए, राशन फ्री होने नहीं चाहिए हमें। वो राशन देते भी तो कितना है, 5 किलो देते हैं एक इंसान के ऊपर, जो इन्होंने कहा कि उसमें भी कटौती हो जाती है। राशन की ज़रूरत नहीं है, और ग्रामीण लोगों को तो राशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास खुद खेत वगैरह है और वो मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं। भारत जो देश है वो किसान बेस्ड और देश है, और लोग उसकी उत्पादी कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, कमा खा सकते हैं उतनी। फिर उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए तो रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, मेडिकल हेल्थ चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, बोलने का, स्पीच देने का या बात रखने की अधिकार चाहिए। अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का अधिकार नहीं, तो आम जनता का अधिकार क्या है? आज अगर आप उनके खिलाफ अगर कुछ बोल देते तो ईडी आपके घर आती है, ईडी घर नहीं आ रही तो आप जेल में जा रहे हो। तो ये चीज़ें, बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। बाबा साहब के संविधान को क्या आपको लग रहा है, जैसे विपक्ष या तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके संविधान को हनन किया जा रहा है, आपको लगता है कि आप एजुकेशन में काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, आपको लग रहा है कि जो संविधान है उसका हनन हो रहा है? जी बिल्कुल। आप अगर बताइए, शुरुआत से लेके अभी तक एजुकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ नहीं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन को बढ़ाया जा रहा है, और जिस रिजर्वेशन की ज़रूरत है इन समुदाय के लोगों को, उसे ख़त्म किया जा रहा है। अभी अगर राइट टू एजुकेशन को ख़त्म किया, बिल्कुल ख़त्म किया राइट टू एजुकेशन को। आज आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो सारे पेपर वर्क्स पे होते हैं, और धीरे धीरे जो भी, देखो संविधान, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तब अच्छा है जब संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे हैं। संविधान तो हमारा बहुत परिपक्व है, बहुत मजबूत संविधान भारत देश का माना जाता है, लेकिन चलाने वाले लोग ही अगर गलत है तो संविधान कमज़ोर किया गया। और आज की डेट में आपको पता होगा कि MLA MPs को 42 MLAs 120 कुछ MLAs को MPs को उन्होंने घर बैठाया था 1 या 2 दिन में, और उनके गैर मौजूदगी में उन्होंने बहुत सारे नए नए कानूनों के लिए राइट्स दे दिए थे। ये चेंजेस किया इन्होंने, 2 दिन घर पे बैठाया, 2 दिन में सबको सस्पेंड किया। बीजेपी कर रही है 400 पार, उसी पर विपक्ष कर रही है कि अगर 400 पार उनका आ गया तो संविधान खत्म। आपको भी लगता है ऐसा होगा? संविधान अब सिर्फ किताबों तक रह गया है अगर सही कहा जाए तो। वास्तविकता में अगर आप देखने जाओ तो संविधान के जो राइट्स हैं, जिस तरीके से लोगों को मानव अधिकार है, वो तो है नहीं देश में। और अगर ये 400 पार सीट लाते हैं तो जो भी मुद्दा चल रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दा चल रहा है, और वो धार्मिक मुद्दा को बढ़ावा देने के लिए, और ये सही बात है, अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो सिर्फ एक ही रिलीजन को ये लोग प्रस्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इतने नालायक लोग हैं ये। तो संविधान बिल्कुल खत्म है। राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम जो गरीब हैं, दलित हैं, उनको जो है 1 लाख रुपया हर साल देंगे उनके अकाउंट में। मतलब हर 1 तारीख को 8,500 रुपया उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। 8,500 हिसाब से 1 लाख रुपया होता है 12 महीने का। तो क्या आपको लगता है वो जो कह रहे हैं वो सही है? देखो, अगर वो पैसे दे भी रहे हैं, अगर वो दे भी सकते हैं, क्योंकि अगर मोदी के लोग इतने सारे संपत्ति के साथ जी रहे हैं तो समझ लीजिए पब्लिक के पास अब पैसा रह चुका नहीं है। फंड जितने हैं वो सरकारों के पास और पूंजीपतियों के पास है। इतनी सारी चीज़ें बेचने के बाद, देश के बेचने के बाद, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पैसे हो सकते हैं और वो पैसे दे भी सकते हैं। हम टैक्स भरते हैं, पर 8,500 में क्या किसी का घर चल सकता है? अगर एक परिवार में 7 से 8 लोग हैं और एक व्यक्ति का खर्चा अगर 1,000 से 2,000 रुपये प्रति माह है, तो सिर्फ क्या खाने का काम करेगा? एजुकेशन, बाकी चीज़ों के लिए उन्होंने तो कहा, तमाम रोजगार के बारे में भी बातें की कि रोजगार भी दिया जाएगा और साथ में उन तमाम ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो बहुत नीचे हैं, और इससे उन्हें उठने का एक सहारा, जरिया मिलेगा। मैं एक बात कहूँगी कि OBC के बारे में बात कहूँगी। 312 जो बच्चे IAS की परीक्षा पास किए थे, UPSC क्रैक करने के बाद उन पे क्रीमी लेयर लगा दिया। 650 लगभग 600 ज़िले हैं, 600 के ऊपर ज़िले हैं पूरे भारत देश में। अगर वहाँ पर 312 जो OBC के बच्चे IAS बनते तो उस OBC का उद्धार करते। कांग्रेस ने अपनी सरकार में, 70 सालों के सरकार में, कभी OBC की जनगणना नहीं की, और अब दावा करते कि अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे।
अब इनका दावा तो हम नहीं जानते, 70 सालों में तुमने बहुत बड़ा कुछ तो किया नहीं है, और तुम ही थे इसलिए कोई तुम्हारे अगेंस्ट बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि सरकार एक तरफा तुम्हारी थी सेंट्रल में। तो तुमने सही किया या गलत किया हुआ है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना बोलने के लिए। आप यूपी की बात करें तो मायावती जी मुख्यमंत्री थी, सर ने भी कहा जो हमारे लोग काम कर रहे हैं कि रोजगार भी दिया, एजुकेशन भी दिया, सब कुछ दिया। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये दावा करते हैं उस तरीके से काम करने वाले हैं। अगर काम करना है तो बेस लेवल पे काम करना शुरू करें। इस समय लोग, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मायावती की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी पार्टी है। हाँ, ये इसलिए कह रहे हैं बी पार्टी। देखो, बहुत सारे जब बड़े अच्छे काम करने लोग जाते हैं तो उनके खिलाफ ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। अभी लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी बीएसपी है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हाँ भाई, जनरल लोगों को टिकट्स दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी अगर पार्टी की बात की जाए, जनरल लोगों को टिकट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन हम इतना विश्वास करते हैं क्योंकि मैं खुद शेड्यूल कास्ट की, और मायावती जी अगर एक तरीके से देखा जाए तो बीएसपी एक शेड्यूल कास्ट के दम पर ये पार्टी खड़ी है और उन्हीं की पार्टी है। जितनी बार आई है उन्होंने सही काम किया है, तो मुझे नहीं लगता है बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, ये प्राइवेटाइजेशन पर आप क्या कहेंगे, जो प्राइवेट करती जा रही है कंपनियां, इस पे आपकी क्या राय? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब कांग्रेस कहती है कि हम ये देंगे वो देंगे, और बीजेपी देश को बेच रहा है। सिर्फ एक ही बात पे मुद्दा ये करते हैं कि रोजगार नहीं है और बीजेपी देश को बेचे जा रहा है। आप सोनिया गांधी, मतलब उनकी बहन का, अगर आप प्रियंका जी का अगर आप इंटरव्यू सुने या स्पीचेस सुने, एक ही बात कहती है, मोदी जी ने ये बेचा, मोदी जी ने ये बेचा। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन अगर देश में किसी ने लाया तो कांग्रेस ने लाया था, और आज उसी का फायदा उठाते हुए आज बीजेपी पूरे देश को बेचने का काम कर रहा है। तो तब भी लोगों ने विरोध किया था प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन क्या है? हम जो पूरी संपत्ति देते हैं, जितनी भी हम हर चीज़ खरीद रहे हैं और टैक्स हो रहा है, और वो टैक्स की वजह से सरकारी चीज़ें बनती है, और वो जो सरकारी चीज़ें बन रही है वो सरकारी फंड। आप बीएसएनएल का एग्जाम्पल दे दो। बीएसएनएल एक जो सिम कार्ड नेटवर्क का है, उसने इतने सारे नेटवर्क्स खड़े किए, और उसके बाद बीएसएनएल को इन्होंने 3G और 4G तक रखा, और रिलायंस को लाकर इन्होंने 5G दे दिया। तो पूरे जितने नेटवर्क्स थे जो सरकारी पैसे से बने थे, जो मेरे और आपके टैक्स से बने थे, वो सारे नेटवर्क्स किसी और को मिल गए, रिलायंस को मिल गए, एक का एक अडानी अंबानी को मिला, और आज वही सिम के पैसे हम 300 रुपये भरते हैं। जबकि आपको भी पता है डाटा इतना महंगा नहीं है, डाटा बहुत सस्ता होता है। तो ये सरकारी चीज़ों को बेच कर ये कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन से उद्धार होने वाला देश का, तो मुझे नहीं लगता। चीज़ें महंगी ही होने वाली है और कुछ नहीं होने वाला। चंदा पर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे? देखो, चंदा तो इतना मिला है कि राम मंदिर बन गया है। इतने सारे जो चंदा, क्या वो तो जब नोटबंदी आई थी सारे ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का काम किया गया, और आज चंदा क्यों नहीं आएगा? हर पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे ईडी लगाई जा रही है। अगर आप उन्हें पेटियों में पैसे नहीं दे रहे हो तो तुम जेल में जाओगे। अभी जितने भी रिपोर्टर्स है, सब कुछ है। अरे बीजेपी का एक विद्यार्थी विंग का, अखिल विद्यार्थी परिषद का भी अगर कोई जिला का संयोजक होगा तो उसके पास BMW है। इतना पैसा है इनके पास, पूरी देश की संपत्ति खरीदी है, तो फिर पैसा तो है ही है। चलिए, ये श्रद्धा का अपना ओपिनियन था, और इनके हिसाब से बीजेपी में जो भी काम हो रहा है वो जो गरीब लोग हैं उनके हित में नहीं हो रहा है, सिर्फ बड़े लोगों के हित में काम हो रहा है। और गरीबों को जो है अभी भी मूल सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही है, जो शिक्षा है, जिसकी वजह से गरीब ऊपर उठ सकता है। यही एक रास्ता है गरीबों को ऊपर उठने का, वही रास्ता बंद करती हुई ये सरकार नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।